हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानी था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटी अपनी कई सीमाएं सील कर दी हैं और आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोरोना का आंकड़ा पल पल बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही राज्यों के बीच खींचतान भी जारी है। कोरोना पर दिल्ली और हरियाणा के बीच जुबानी जंग हो रही है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर पहरे बढ़ा दिए हैं। हरियाणा ने राजधानी से लगे सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत कई जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और किसी भी तरह की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली से जा रही सभी गाड़ियों को बदरपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से रोक दिया गया, जिसकी वजह से काफी लंबा जाम लग गया और अफरा तफरी जैसी स्थिति देखने को मिली। हरियाणा सरकार कोरोना को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। दूसरा दिन है सीलिंग का और इस वक्त हम बदरपुर हाईवे पर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ी ही दूरी पर ये दिल्ली यहाँ से लगता है, पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर सख्ती की गई है। तमाम डाटा यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि यदि आप दिल्ली में अब एंट्री करते हैं तो उसके बाद फरीदाबाद में आपकी एंट्री नहीं होगी। तो साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सख्त हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि यदि आप दिल्ली में एंट्री करते हैं तो उसके बाद आपकी फरीदाबाद में एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए जो जरूरी काम के लिए जो गाड़ियां हैं, जो जरूरी खाद्य सामग्री लेके जा रही है, उन गाड़ियों की एंट्री है। पर लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं लगातार पुलिस की तरफ से यही समझाया जा रहा है कि आप यदि दिल्ली जाते हैं तो आपकी फरीदाबाद में एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। तो लोगों को समझाकर ही दिल्ली में एंट्री करने दिया जा रहा है। डाटाबेस, एक डाटा तैयार किया जा रहा है फरीदाबाद पुलिस की। मैं आपको बताऊं कि हरियाणा न्यूज पर बड़ी जानकारी ये है कि एक डाटा तैयार कर रही है फरीदाबाद पुलिस। उस डाटा के आधार पर जो भी इवनिंग में गाड़ियां आएंगी, उन गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। कहीं ना कहीं जो डाटा तैयार कर रहे हैं, साफ तौर पर उनके नंबर यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। आपको ये देखिए, पुलिस के जवान यहाँ पर समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि आप दिल्ली में एंट्री करेंगे तो उसके बाद फरीदाबाद में आपकी एंट्री नहीं होगी। साफ तौर पर सख्ती यहाँ पर प्रशासन की नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। जिस तरीके से फरीदाबाद में कोरोना की चैन टूटती हुई नजर आ रही है, 7 कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम दिन रात एक करके मेहनत कर रही है। तो अब सरकार कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती और साफ तौर पर आप देख सकते हैं उसका नतीजा कि कितनी ज्यादा सख्ती बदरपुर बॉर्डर पर देखी जा रही है। तो वहीं बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया। यहाँ तक कि पास धारकों की एंट्री पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल झज्जर में कोरोना के 5 केस सामने आए हैं, जिनका दिल्ली से कनेक्शन है। इसके साथ बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना के झज्जर में 5 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने दिल्ली से सटे नाकों पर सख्ती तेज कर दी है। जिले भर में दिल्ली से आने वाले 10 रास्तों को पूरी तरीके से सील कर दिया है। जिलाधीश ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त सख्तियों के तहत ये आदेश कल जारी कर दिए। आदेश 3 मई तक लागू रहेंगे। इस वक्त मैं आपको बहादुरगढ़ दिल्ली टिकरी बॉर्डर का जो नाका है वहां का दृश्य दिखा रहा हूं। यहां पर आने जाने वाले किसी भी वाहन को बहादुरगढ़ में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं। लाइनें इसलिए लगी हैं क्योंकि किसी भी वाहन को, चाहे वो वाहन किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो, बहुत सारे लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़ने की बात कहकर आई कार्ड दिखाकर, पास दिखाकर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एसडीएम ने यहाँ पर खुद मौके पर आकर पुलिस अधिकारियों को ये साफ साफ हिदायत दे दी है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई पास धारक हो या कोई आई कार्ड लेकर आए, किसी की भी बहादुरगढ़ में एंट्री नहीं होगी। बहादुरगढ़ में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बहादुरगढ़ के खुद के संसाधनों और आसपास के गांवों से जो संसाधन जुटेंगे, पुलिस उनके मार्फत ही करवाएगी। सख्त आदेश हैं कि दिल्ली सीमा से हरियाणा की सीमा में, यानी कि दिल्ली के टिकरी से बहादुरगढ़ के अंदर प्रवेश पूरी तरीके से निषेध है। इसलिए निषेध है क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो दिल्ली से आने जाने वाले, दिल्ली से लगातार आवागमन करने वाले लोगों के कारण ही बढ़ा है। इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पूरी तरीके से सील है और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर CCTV लगाने की भी प्लानिंग कर ली है। सोनीपत से भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सोनीपत की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। हालांकि यहाँ पर पास वालों को छूट दी गई है और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही आवागमन में छूट मिली है।
जैसे कि सोनीपत में लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज करीब आंकड़ा जो 24 का है और उसको लेकर पूरी सख्ताई दिल्ली बॉर्डर पर कर दी गई है। इस वक्त हम दिल्ली बॉर्डर पर हैं, जो कि यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरह के व्हीकल को जाने की परमिशन है या क्या कुछ इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका परिचय? मैं सर यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ। तो यहाँ पर किस तरह के व्हीकल को परमिशन है जाने की? सर जिसके पास मूवमेंट पास है वो जाए। तो जैसे यहाँ से काफी बड़ा रोड है ये, इसको रोक दिया गया है पूरा। कई आदमियों ने सैरगा बना रखे है इसको, ठीक है। जो अपने इलाज कराने जा रहे हैं, कोई सीरियस इलाज है, उसको हम रोक नहीं रहे। उसके डॉक्यूमेंट्स देखकर हम उसको जाने दे रहे हैं। जिसकी इमरजेंसी है, कोई कैंसर का मरीज है, कोई किसका ऑपरेशन है, किसी का हार्ट का है, किसी का किडनी का है, किसी का डायलिसिस है, सर उसको तो हम अलाउ कर रहे हैं। अब एक सीधा सवाल है कि यहाँ पर कोरोना का पेशेंट भी आ सकता है, तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए क्या? सर हम अपनी पूरी सेफ्टी कर रहे हैं। हम टच नहीं कर रहे किसी को, मोबाइल भी टच नहीं कर रहे हैं। हम उसको दूरी बनाए रखते हैं कम से कम 1-2 मीटर की, तो हमारे नजदीक ना आए। जो भी है तो वो स्वस्थ है या चाहे जो भी है, वो हमें क्या बताओ कोरोना पेशेंट है, उसका आजकल तो सिम्टम्स भी नहीं आ रहे। तो ये थे कोरोना योद्धा इनको कहा जाएगा, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर पूरी ड्यूटी तैनात है। यहाँ पर कोरोना योद्धा लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गुरुग्राम में भी कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने गुरुग्राम की सीमाओं को सील कर दिया है। हालांकि यहाँ भी ऐसे वाहनों को छूट दी गई है जो जरूरी सामानों के सप्लाई में लगे हुए हैं। दरअसल हरियाणा में कोरोना के ज्यादातर मरीजों का दिल्ली या अन्य राज्यों से कनेक्शन है, जिसकी वजह से दिल्ली जाने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस लॉकडाउन की स्थिति में हरियाणा प्रदेश में कई परिस्थितियों से जूझ रहा है, कई समस्याओं से जूझ रहा है। बात किसानों की करें, आड़तियों की करें या फिर उद्योग क्षेत्रों की करें, तो हर क्षेत्र में काफी जो समस्याएं हैं वो महसूस की जा रही हैं, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें या फिर कर्मचारियों की स्थिति की बात करें। तो चर्चा में हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े हैं और जो अतिथि जुड़े उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। प्रदीप नरूरा राजनीतिक विश्लेषक है, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता अध्यक्ष NETBIMA हरियाणा है। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा है। आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रदीप आपसे करना चाहूंगी मैं। जिस तरीके की स्थिति फिलहाल आप देख रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति इस तरीके से आप देख रहे हैं, और आप देखिए कि जो गुरुग्राम क्षेत्र है ये औद्योगिक क्षेत्र है, इसको उभरने में कितना और वक्त लगेगा? मेरे से बात? जी प्रदीप से। जी मैं आपको बता दूं सोनिया जी कि जो स्थिति अभी हरियाणा की बात कर रही थी कि जिस तरह से बॉर्डर सील करने की बात कही है, झज्जर में डिस्ट्रिक्ट झज्जर और सोनीपत, 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे। सोनीपत में तो 2-4 केस संक्रमण के थे, झज्जर में बिल्कुल कोई केस नहीं था। कल और आज में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 6 केस आए। 6 में एक नर्स, एक पुलिस वाले के परिवार और एक सब्जी विक्रेता, थोके सब्जी विक्रेता, और तीनों का जो कनेक्शन पाया गया वो डेली अप डाउन का दिल्ली से पाया गया, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का जवान है वो डेली अप डाउन करता था, उसका परिवार संक्रमित हुआ। उसके साथ साथ जो सब्जी का व्यापारी है वो आजादपुर मंडी जाकर सब्जी लेकर आता था, वो संक्रमित पाया गया। और एक नर्स जो कि बॉर्डर में दिल्ली पे एक हॉस्पिटल में काम करती थी, और जबकि वो रहने के लिए हरियाणा में बहादुरगढ़ क्षेत्र, सोनीपत के एरिया में बहादुरगढ़ क्षेत्र में आती थी, वहां किराए पे मकान पे रहती थी। तो अचानक इनके आने से जो तलखी बढ़ी है, जिस बॉर्डर की तलखी की आप बात कर रही हैं, वो इन केसों के आने से बढ़ी है। क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर ने दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को कहा सीधे तौर पर कि जो लोग काम करने आपके यहाँ आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था भी वहीं की जाए, वो कम से कम कोरोना के कैरियर ना बने। बिल्कुल। और अगर इस पे तलखी नहीं होनी चाहिए थी, ये मान लेना चाहिए था कि जो लोग, और ये कहा गया, अक्सर देखा गया कि दिल्ली सरकार बहुत सारे पास दे रही थी, और वो पास की वजह से धड़ा, क्योंकि उन पासों को इग्नोर करना हरियाणा सरकार के लिए ठीक नहीं था। तो इस वजह से जो ये तलखी बढ़ी है, जो बॉर्डर पे 2 दिन से सख्ती आई है, कल अचानक जो 6 केस डिस्ट्रिक्ट झज्जर में आए
2-3 केस सोनीपत में आए, उसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि सरकारों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि आप डेली अप डाउन करेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोरोना कैरियर बन सकते हैं। और जब कोरोना कैरियर बन जाएंगे तो वो सब रोजाना मीडिया पे रोजाना आंकड़े आते हैं कि एक आदमी कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है या कहां तक वो फैला सकता है। तो ये बहुत चीजें एहतियात के तौर पर अगर तरीके से सुलझाई जाती तो मेरे ख्याल से नौबत नहीं आती। लेकिन प्रदीप सर, आप देखिए कि छोटे मोटे उद्योग जो हैं वो शुरू हो चुके थे, लोग अपने काम पर भी जा रहे थे, जो हरियाणा के लोग हैं वो दिल्ली भी आवाजाही कर रहे थे। तो क्या इस तरीके का सिनेरियो लोगों के साथ हो रहा है, ये भी कितना सही है? क्या दूसरा रास्ता नहीं हो सकता था? सोनिया, मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने बैठ के ये रणनीति तैयार की कि छोटे उद्योगों को खोल दिया जाए, वापस जिंदगी पटरी पे लौटाने की बात की जाए, बड़ा बचकाना सा आइडिया था। शायद एक मन को बहलाने के लिए कि लोग उकता गए होंगे, लगभग इतने दिन 40 दिन घर में बैठ के लोग उकता गए होंगे। देखिए, जब एक छोटा उद्योग, आप जहां चलो मान लिया 20 आदमी काम करते थे, अब 10 आदमी से काम करेंगे, जब उसे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, उसके प्रोडक्शन के लिए दुकानें नहीं खुलेंगी जहां पे वो माल भेज सके, तो क्या औचित्य रह गया उस छोटे उद्योग के खुलने का? वो कितने दिन माल बना के कितने दिन अपने पास रखेगा? आप बाजार नहीं खोल रहे हैं, बाजार में सिर्फ वही चीजें खुलेंगी जो रोजमर्रा की चीजें हैं। तो या तो आप स्पेसिफाई करते कि सिर्फ रोजमर्रा की वो चीजें, किराना स्टोर इस टाइप के जो या फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं, आप सिर्फ उनको, जिनका माल डेली के डेली या 2 दिन में कंज्यूम हो सके, सिर्फ वही फैक्ट्री खोलनी चाहिए थी। आप छोटे उद्योग को चलाने की अनुमति दे रहे हैं, वो माल कहां बेचेगा? वो कितने दिन तक स्टॉक करेगा? तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बचकानी सी बात थी। जब उनको मार्केट नहीं मिलेगी बिल्कुल, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। और वो परेशानी थी, कोई भी फैक्ट्री अगर खोल भी लेता और वो प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर देता, कितने दिन के लिए करता? 2-4 दिन में वो खुद बंद कर देता। हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, फिलहाल क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि देश भर के अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन के चलते भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। स्थिति बेहद गंभीर मानी जाए इस वक्त। सोनिया जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा। सिचुएशन अभी हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है हमारे देश में, और 1594 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और 51 लोगों की डेथ हुई है। तो केस तो अब लगा लीजिए 1200-1300 से 1500 तक 24 घंटे में पूरे देश में बढ़ रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि अब जो ये कम से कम 4 राज्य हैं, नंबर 1 पे महाराष्ट्र बना हुआ है, बिल्कुल, नंबर 2 पे गुजरात है, नंबर 3 पे दिल्ली है और नंबर 4 पे मध्य प्रदेश है। इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का। तो पूरे भारत की कुछ ना कुछ जो स्थिति है वो ये 4 या 5 राज्य बताते हैं। हम बात करते हैं हरियाणा की बात करते हैं या फिर हम पंजाब की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास जो सिचुएशन है हमारी स्टेट के अंदर या हमारे अड़ोस पड़ोस स्टेट के अंदर, सिचुएशन बहुत नियंत्रण में है। हमारा डबलिंग टाइम है बहुत बढ़ गया है, रिकवरी टाइम बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर हम जिन स्टेट का मैंने नाम लिया है वहां पर जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है, डेफिनेटली। और ये जो डेफिनेटली जो हम आज भारत के आंकड़े देख रहे हैं, इन 4 या 5-6 स्टेट जो है इनका कंट्रीब्यूशन इन आंकड़ों के अंदर मैक्सिमम है। अगर आप देखें तो कहने को हम कहेंगे कि पूरे देश में 1500 या 1600 केस बढ़े हैं, लेकिन अगर उन 1500 या 1600 केसों का अगर हम ब्रेकअप दें, उस ब्रेकअप को स्टडी करने की नौबत आ चुकी है रोज। सोनिया जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे, अब हम इस पे बहस नहीं कर सकते कि रोज केस कितने बढ़ रहे हैं। जितने बढ़ रहे हैं। अब रोज हमको ये देखना है कि भारतवर्ष में अगर केस बढ़ रहे हैं उसका ब्रेकअप में कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको। हरियाणा सरकार ने, मैं कहूँगा, अच्छा मूव है ये।
अपने स्टेट का मूल्यांकन करते हैं। आप देखते हैं कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आपने अगर उसको अच्छे से स्टडी करा है, देखिए पूरा ऑलमोस्ट महीने से ऊपर हो चुका है लॉकडाउन को। और डेफिनेटली खट्टर साहब है या विद साहब है, इन्होंने जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं सरकार के, उन्होंने डेफिनेटली जब ये स्टडी किया होगा कि जो कोविड के केसेस हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के लोगों में कितने हैं और बाहर के लोग जो आए हैं उसमें कितने हैं। तो जो ये बॉर्डर सील करने की नौबत आई है, ये कुछ ना कुछ उन्होंने स्टडी किया है इसके ऊपर। और जो स्थिति हरियाणा की अच्छी है, हमारा रिकवरी रेट अच्छा है, हमारा डबलिंग टाइम अच्छा है, नए पॉजिटिव केसेस कभी आ रहे कभी नहीं भी आ रहे, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है जो दिल्ली की है, वैसी स्थिति नहीं है जो आज महाराष्ट्र की है या गुजरात की है। स्थिति को और आप पिछले 10 दिन से, मैं आपको अगर आप 18 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का अगर आप डेटा देखेंगे हरियाणा का, तो अब आप 18 अप्रैल को देखना कि हरियाणा में ग्रीन जोन थी और अब कितनी ग्रीन जोन है। डेफिनेटली ग्रीन जोन 10 दिन के अंदर बढ़ी है हमारी हरियाणा के अंदर। तो इस स्थिति को मेंटेन करने की जवाबदारी सरकार की है। इसके अगर सरकार ने थोड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए अगर ये बॉर्डर सील करने का निर्णय लिया है, तो लोगों को समझना चाहिए कि सरकार मजबूर है या किसी प्लान के तहत ये निर्णय लिया होगा। डेफिनेटली हम सबको सरकार का साथ देना चाहिए डेफिनेटली। तो अगर ये बॉर्डर सील होते हैं, और विद साहब ने क्या कहा है, विद साहब ने ये कहा है कि आप अगर ये जो बॉर्डर है हमारे दिल्ली से सटे हुए, आप अगर 15 या 20 दिन भी बंद करते हैं, सील करते हैं, आपको कोविड की सिचुएशन हरियाणा में कैसी है वो आपको समझ में आ जाएगी कितना इम्प्रूवमेंट है। तो जब हमने कहा था कि लॉकडाउन ही एकमात्र सोल्यूशन है, सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र सोल्यूशन है, तो अगर बॉर्डर सील कर रहे हैं उस पड़ोसी स्टेट से कर रहे हैं जिसकी स्थिति फिलहाल चिंताजनक है, तो हरियाणा सरकार का मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई गलत डिसीजन है। और उन्होंने दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट भी की है कि आप कोशिश करें जितने भी दिल्ली के लोग जो अप डाउन करते हैं उनका रहने का इंतजाम या जो भी चीजें वो अब दिल्ली में कीजिए। लेकिन हमको पता ही है सोशल ट्रांसमिशन से होता है, चाहे आप माइग्रेशन दिल्ली से गुड़गांव कर रहे हैं, आप गुड़गांव से दिल्ली हमारी करता है, मैं तो दिल्ली को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर, गुड़गांव के लोग तो दिल्ली जाते हैं। अगर आज हमारी स्थिति चिंताजनक होते डेफिनेटली, तो हो सकता है दिल्ली सरकार को भी इसमें बदल होता। तो इसमें कोई मन मुटाव की बात नहीं है, ये तो हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये डिसीजन होता है, और ये बेटरमेंट दोनों के लिए है, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार दोनों के लिए है। हाँ, अब आपका क्वेश्चन है लॉकडाउन का, तो डेफिनेटली ये इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। अगर 3 मई को हम कहते हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा, तो ये अपने पैर से कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी डेफिनेटली। ये तो अभी खासकर जो रेड जोन है, और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अगर ग्रीन जोन भी जो हमारी काफी है हरियाणा जिले के अंदर, उसमें भी बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। स्थिति वेट एंड वॉच है, हरियाणा आपकी स्थिति अच्छी है, ऑल्दो गुड़गांव और झज्जर में केसेस मिले हैं, ठीक है, मिल सकते हैं, ये ट्रेंड हो सकता है, लेकिन अभी वैसे स्थिति नहीं है कि हरियाणा एक मेजर फैक्टर है जो पूरे देश के अंदर कोविड केसेस को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली हमको अपने आप को पूरा प्रिकॉशन लेना है, अपनी सरकार पे हमको विश्वास रखना चाहिए, जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब जो पूरे देश की स्थिति वो 5-6 राज्य है, उनका ब्रेकअप हमको स्टडी करना पड़ेगा कि वो कितने नए केस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हिंदुस्तान में पर डे। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, फिलहाल अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो वो किस तरह से नजर आ रही, कितनी पॉजिटिविटी देख रहे हैं आप अपने क्षेत्र में? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो उस समय हिंदुस्तान जो है बिल्कुल सक्षम नहीं था इस तरह के पेंडेमिक के लिए, लेकिन अब ये लॉकडाउन करने के बाद उस समय बाई किया और अब इस पे काफी ध्यान सरकार ने दिया, तो स्वास्थ्य सेवाओं में अब सुधार जरूर हुआ है। ये अगर मान लो ये बढ़ता है तो इसमें कोविड सेंटर्स, हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कर ली गई है, पीपीई किट्स का इंतजाम कर लिया गया है, मास्क का इंतजाम कर लिया गया है। तो ये पॉजिटिव साइड में
जरूर कदम बढ़ाए हैं सरकार ने, और लेकिन ये ध्यान रहे सरकार के अभी भी स्वास्थ्य पर जितना खर्च जीडीपी का किया जाना है, अगर वो भविष्य में उन्होंने उसको अच्छी तरीके से नहीं बढ़ाया, यानी जितना अभी है उसे 3-4 गुना अगर नहीं बढ़ाया जीडीपी का, तो ये जो है सक्षम नहीं रहेगी किसी भी तरह के इस तरह के दोबारा कोई अगर डिजास्टर मैनेजमेंट करनी पड़ी स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से, तो अब इनको जीडीपी बढ़ाना जरूरी है। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं अभी सिर्फ इस तरह का प्रबंध किया जा रहा है क्योंकि आफत की घड़ी है, लेकिन अगर ये जब चल जाएगी टेम्परेरी तो ये कोविड सेंटर, कोविड हॉस्पिटल ये एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य के ऊपर सालों से बजट जो है वो बहुत लिमिटेड रखा गया है, जिसके ये तो प्राइवेट सेक्टर है जिसके कारण अभी भी भारत इस स्थिति में है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर को देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में टर्सरी केयर नगण्य के बराबर है यहाँ की पॉपुलेशन को देखते हुए। तो अब जो है सरकार को जागना चाहिए। कोरोना वायरस, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि कोरोना वायरस ने हमें बहुत चीजें सिखाई हैं और जीवन मूल्य बढ़ेंगे। तो इवन सरकार को इसलिए ये चाहिए कि स्वास्थ्य पर जो बजट बढ़ाया जाना है उसको जितना एक्सपोनेंशियली बढ़ाया जाना चाहिए, यानी जितनी जरूरत है उसके हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। अन्यथा भविष्य में अगर इस तरह की कोरोना वायरस जैसी और ट्रेजेडीज आई तो उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां तक अब ये जो इश्यू अभी रेज हो रहा है ये बॉर्डर सील करने का, तो देखिए आप जब हाईवे पे कोई जाम लग जाता है तो उसके बावजूद भी अल्टरनेट मेथड जो अल्टरनेट रूट्स जो हैं वो बहुत हैं। ये ऐसा नहीं है, मतलब जो सीमाएं हैं वो गांव से सोनीपत के वहां उस पर्टिकुलर जगह से लेके तीनों तरफ से इतने सारे गांव लगे हुए हैं। अगर सील ये सिर्फ केवल बॉर्डर अगर सील किए जाते हैं तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि अभी ये बाकी जगह से लोग नहीं जाएंगे आएंगे, दिल्ली से हरियाणा में नहीं घुस पाएंगे। बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। इसलिए बजाय इसके इनको ये करना चाहिए कि जो ये ऑलरेडी जो जहां से लोग आते जाते हैं उन स्थानों पे इनको स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे बाहर शुरू में क्या था कि इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग की थी, उनका प्रोफॉर्मा लिया गया, ट्रैवल हिस्ट्री ली गई और जहां पे जा रहे हैं उनकी जानकारी ली गई और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को बता के उन पर ऑब्जर्वेशन रखी गई। तो इसलिए बजाय इसके कि आप लॉकडाउन करके उनको अल्टरनेट रूट से आने जाने के लिए विवश करें, एसेंशियल सर्विसेज को प्रभावित करें, इसकी बजाय जो बॉर्डर्स हैं उन पर स्क्रीनिंग की जाए और ये फॉर्म भरवाकर उनका सुपरविजन किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से पहले भी अनुरोध किया था मैंने कि जो व्यक्ति जहां पे काम कर रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, अब उसको वहीं पर रहने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा या उसके श्रम द्वारा या उसके संस्थान द्वारा कराया जाना आवश्यक है। जैसे अब कोरोना के लिए जो डॉक्टर्स जहां पे ड्यूटी लगी हुई है, तो दिल्ली सरकार ने प्रबंध किया है कि उनके कार्य के स्थान के आसपास ही उनके रहने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो कोरोना के साथ लड़ रहे हैं। इसी तरीके से चाहे वो पुलिस है, चाहे वो अपने स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे वो सफाई कर्मी है, जो दिल्ली और हरियाणा से आते जाते हैं वो कोरोना वॉरियर्स हैं। उनका आना जाना जो है उनको जब अगर उनको उचित स्थान वहीं पे मिल जाएगा, अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन के साथ ही जगह रहने की मिल जाएगी, तो वो नहीं आएंगे। क्योंकि उनको घर में आना, दिल्ली में मान लो इन्फेक्शन है और वो अपने घर में आते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बच्चों के साथ मिलते हैं, तो उनको भी मालूम है कि मेरा हरियाणा में आना उचित नहीं होगा। इसलिए अगर वहीं रहने की व्यवस्था उनकी की जाती है, जो उनके आसपास जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी जो स्वास्थ्य विभाग को कुछ दिया है, उसी तरीके से पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को और या बाकी और जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से
सरकार ने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों को जनता किस तरीके से देख रही है, कितने सकारात्मक परिणाम इनसे निकल कर आ सकते हैं। और देखिए, प्रदेश की अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि सरकार राजस्व घाटे से जूझ रही है। तो इस वक्त किसानों के आड़े भी कई तरीके की समस्याएं आ रही हैं। तमाम विभाग भी इस समय कई समस्याओं से दो चार होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चर्चा में फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन की ये जो स्थिति है, इस स्थिति से किस तरीके से पार पाया जा सकता है। और देखिए, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकारें भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, अलर्ट नजर आ रही हैं। और देखिए, जो हरियाणा से दिल्ली आवाजाही कर रहे थे जो लोग, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर कोई भी कर्मचारी हो, उनकी आवाजाही पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसमें सरकारों का भी जो है वो हेरफेर माना जाए, क्योंकि आप देखिए कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से लगातार दिल्ली के सीएम को कहा जा रहा था कि जो भी लोग दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं या फिर रोज आ जा रहे हैं, या तो उनकी वहां पर रिहायशी व्यवस्था करवाई जाए या फिर इस तरीके से प्रबंध किया जाए कि वो वहां पर ही ड्यूटी करते रहे और लॉकडाउन के बाद, कोरोना वायरस के संक्रमण के खत्म होने के बाद वो अपने घरों पर लौट जाए। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप सर। प्रदीप सर, सवाल ये है कि सरकारों की अगर आर्थिक स्थिति का जिक्र किया जाए, खासतौर पर अगर हरियाणा सरकार का जिक्र किया जाए, तो देखिए अभी गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि अभी राजस्व घाटा, तो इस घाटे के चलते प्रदेश का किसान परेशान है, आड़ती परेशान है, जो बेरोजगार है उनकी आड़े भी सिचुएशन आ रही है कि अब तो सरकार की ओर से ये भी कहा जा चुका है कि 1 साल तक कोई भर्तियां नहीं होंगी। तो इन तमाम स्थितियों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए सोनिया जी, ये बात ठीक है कि जिस तरह की आपदा आई है उसमें जनजीवन बिल्कुल ठप हो गया है। खाली जनजीवन ही नहीं, सारे कामकाज ठप हो गए हैं। और जब कामकाज ठप होते हैं तो सरकारों के रेवेन्यू, क्योंकि सरकारों के रेवेन्यू इन्हीं कामकाज पर आधारित होते हैं, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, चाहे और किसी टैक्सेस के रूप में हो, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के मामले हों, या शराब के एक्साइज के रूप में हो, तो वो चीज़ें सारी बंद हो गई हैं। और जब सरकार सालाना बजट तैयार करती है तो इसी आधार पे करती है कि हमें कितनी कमाई कहाँ से आ रही है और कहाँ हमें खर्च करनी है। अब तकरीबन 30-35 दिन से सब कुछ बंद है। लेकिन सर, एक ही महीने में राजस्व, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो डे टू डे, खाली एक ही महीने में नहीं, 2 या 4 दिन का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि सरकार जो रेवेन्यू आता है उसके हिसाब से ही खर्चे के प्लान बनाती है। उसके हिसाब से, चाहे वो उनको कर्मचारियों को तनख्वाहें देनी हो, चाहे उनके डेवलपमेंट वर्क का प्रोसेसिंग हो, वो उसी हिसाब से किया जाता है। सरकारें कोई अलग से बहुत ज्यादा खजाना जमा करके नहीं रखती हैं कि ये बुरे वक्त में काम आएगा, क्योंकि निरंतर प्रक्रिया है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये आपदा इतनी जबरदस्त और इतनी लंबी आएगी, और ये आगे भी खत्म होने वाली नहीं है। सरकारें जो चिंतित हैं, रेवेन्यू और राजस्व की जो बात करती हैं, वो इसलिए चिंतित है कि आगे कुछ महीनों में भी बहुत कुछ ठीक होने वाला नहीं है। आप ये सोचिए कि भाई हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आज हमारे हरियाणा में अगर 86 या 87 बच्चे हैं कोरोना पॉजिटिव, जो जिनका इलाज चल रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत राजस्व के लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। हमारी भी राजस्व के हिसाब से वही पोजीशन है जो कोरोना संक्रमित बहुत सारे बड़े प्रदेशों की हालत है, क्योंकि रेवेन्यू बिल्कुल बंद है और रेवेन्यू के आगे कुछ संभावनाएं भी नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन अभी खुलने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ये चीजें सामान्य होने में 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोरोना का कोई इलाज नहीं है। हम सिर्फ उसे दूर रख सकते हैं अपने से, और वो दूर रखते हुए उसे बचाव से काफी समय लग सकता है। ये नहीं है कि आज हम अगर 0 पे भी आ जाएं। अब आप गोवा को देख लीजिए कि 0 की स्थिति के बाद भी उसने स्थिति सामान्य नहीं हुई है। आप ये खुश होने की बात नहीं है कि हम लोग, अगर हमारे यहाँ कोरोना के मरीज कम हैं तो हम इससे खुश हों कि बहुत स्थिति हमारे यहाँ संभल गई है। नहीं, अभी भी हमें एहतियात बरतना पड़ेगा। तो जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, वो डे टू डे आगे भी बहुत, क्योंकि बहुत सारा पैसा
इन चीज़ों पर भी खर्च हो रहा है, चाहे हम कोविड के अलग से आइसोलेशन वार्ड बना रहे हैं, चाहे अब रिलीफ सेंटर्स बना रहे हैं, चाहे हम मास्क है, चाहे हम दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें खर्चे हैं। बहुत लोग आगे आ भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बात ठीक है कि आर्थिक लिहाज से खाली हरियाणा ही नहीं, देश के सभी प्रदेश जूझ रहे हैं और ये स्थिति आगे बहुत अच्छी भी नहीं दिख रही है। ये बहुत जल्दी सामान्य भी नहीं होने वाली। यानी कि उद्योगों पर भी असर माना जाए कि साल की दिवाली जो होगी वो उद्योगों के लिए एक खुलने का दौर होगी, उद्योगों का आरंभ मानी जाए इस साल के बड़े त्योहार दिवाली या फिर दशहरा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत कुछ सही होने वाला है। आप अब 2020 और 2021 को भूल जाइए, क्योंकि ये साल सभी के लिए बहुत कठिन है। बिल्कुल, आर्थिक दृष्टि से, बीमारी की दृष्टि से तो है ही, आर्थिक दृष्टि से भी कठिन है। तो चीजें जो हम अगर प्रे करें कि चीजें सामान्य भी रहें और अगले साल में हम बहुत रूटीन में आके बहुत चीजें बहुत दोबारा से दोबारा ग्रोथ करने की स्थिति में आए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, अगर टेस्टिंग सुविधाओं का जिक्र करें, टेस्टिंग किट्स का जिक्र है, वो किस तरीके से नजर आ रही हैं फिलहाल प्रदेश में और देश में? सोनिया जी, हर्षवर्धन जी का बयान आया था कि 31 मई से वो प्लान कर रहे हैं कि पूरे देश भर में 1 लाख टेस्ट रोज के हो। 1 लाख टेस्ट में दोनों RT-PCR 31 मई में होती, दोनों करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश भर में 31 मई से 1 लाख टेस्ट रोज के। पिछले दिनों जो रैपिड किट हमने से मंगाई थी वो क्वारंटीन निकली। कई राज्यों में हमने उनको बांटी थी, सभी राज्य सरकार की कंप्लेंट आई थी कि ये जो रिजल्ट है उनमें काफी वेरिएशन आ रहा है, 6 से 70% तक का वेरिएशन है। फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। ICMR ने इस पर कार्रवाई करते हुए ये किट वापस करने का ऐलान किया है। और कुछ खबरें ऐसे भी आई थी कि ये जो किट हमको मिली है ये सिर्फ 2-3 दाम पे मिली थी। बिल्कुल, क्योंकि शॉर्टेज है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मानेसर में, हरियाणा में, हमारे गुड़गांव के पास मानेसर में साउथ कोरिया की कंपनी है और उनका प्लान लगा हुआ है रैपिड कार्ड का, और वो 1 लाख टेस्ट रोज के निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। और उनकी जो रिलायबिलिटी है, वैलिडेशन वगैरह रिजल्ट है वो ठीक है। तो जब तक हमारा इंडिविजुअल रैपिड कार्ड नहीं बनता है तब तक हमको अन्य कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। चाइना की किट हमने वापस कर दी है और जिस कंपनी से हमने किट मंगाई थी उनका नाम भी ICMR ने रिलीज कर दिया है कि ये 2 कंपनी है, अगर चाइना की है वो किट यूज ना करें। टेस्टिंग सुविधाएं बढ़ा दी गई है, टेस्टिंग स्लैब्स बढ़ा दी गई है। तो अब अगर हमको देखना है कि आने वाले हफ्ते में कि जो सरकार ने कहा है कि 1 लाख रोज के टेस्ट हो पाए तो बहुत अच्छी बात है और उनके रिजल्ट हमको टाइम पे मिल जाए। बिल्कुल। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हमको ये स्क्रीनिंग करनी है तो जितने भी हमारे मेजर राज्य हैं, सबसे पहले कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितने भी ये टॉप 6-7 स्टेट्स हैं हमारे, उनमें तो किट की सप्लाई सबसे पहले जानी चाहिए डेफिनेटली, ताकि उनकी जो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है वहाँ जितने सारे हॉटस्पॉट हैं वहाँ पर जितने भी हमारे लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग करके जो पॉजिटिव आते हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए। तो टेस्टिंग में ये है कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके और जितने ज्यादा लोग हो सके उनको स्क्रीन करें। तो फिलहाल स्थिति किस तरह से नजर आ रही है डॉक्टर अजय कि हम कब तक नियंत्रण कर सकते हैं, संभावित अगर वक्त देखा जाए तो? सोनिया जी, बड़ा मुश्किल आपने प्रश्न पूछा है मुझसे, केस बढ़ रहे हैं। मेरा मानना ये है, मेरा मूल्यांकन ये है कि मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि पूरी देश की स्थिति 6 या 7 राज्यों पर टिकी हुई है। हरियाणा उनमें से नहीं, पंजाब उनमें से नहीं है, गोवा उसमें से नहीं है, केरला उसमें से नहीं है, अरुणाचल प्रदेश उसमें से नहीं है, मणिपुर उसमें से नहीं है, उत्तराखंड उसमें से नहीं है। कौन है? महाराष्ट्र
महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है। कहीं न कहीं ये जो कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं भारत की स्थिति के अंदर, कोविड केसेस के अंदर, और इनमें पूरे स्टेट में भी बोलूंगा, इनमें जो हॉटस्पॉट है, आज मुंबई की हालत देखिए आप, अकेला महाराष्ट्र में मुंबई ही ऐसा हॉटस्पॉट बन चुका है जहां पर रूरल अर्बन दोनों पॉपुलेशन अफेक्टेड है। डॉक्टर पॉजिटिव आ चुके हैं, वहां पर हॉस्पिटल हॉटस्पॉट बन चुके हैं। देश के एरिया है धारवी, देश के 25% संक्रमित बॉम्बे में। दिल्ली सरकार बहुत कोशिश कर रही है संभालने की, सबसे ट्राई कर रही है। आने वाले जो 15-20 दिन है सोनिया जी, बहुत क्रिटिकल है हिंदुस्तान के लिए। हम लॉकडाउन के दूसरे महीने में चल रहे हैं। दूसरे या तीसरे महीने से ज्यादा लॉकडाउन देश के लिए, इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल। तो जो भी करना है हर राज्य के मुख्यमंत्री को करना है, जितनी जल्दी हो सके वो स्टेप्स लेने हैं। बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ करना बाकी है, चल भी रहा है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को भी बहुत मुश्किल है डिसीजन लेना, उनको भी देखिए, किसी के लिए भी लॉकडाउन बढ़ाना इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत चिंता की बात है। आप अभी हमारे क्षेत्र के किसानों का जिक्र कर रहे थे, उनके लिए कितना बड़ा एक चिंता का विषय बन चुका है ये। अभी पिछले दिनों हमारी शायद कितनी फसल जो हमारी शेड में नहीं रहे तो खराब हो गई है। बिल्कुल। तो इकोनॉमी के लिए हिंदुस्तान बहुत पीछे चला जाएगा, लेकिन अभी बात हमको इकोनॉमी से नहीं रही। अगर जान है तो जहान है, डेफिनेटली। तो सबसे पहले जान है। तो आप अगर ये जितने भी हमारे स्टेट हैं, ये अगर काबू में आ गए, इनके काबू में आ गए, तो हिंदुस्तान का जो कर्व है, अभी चाहे लीनियर है चाहे एक्सपोनेंशियल, आप उस डिबेट में नहीं जाएंगे, वो थोड़ा फ्लैट होता नजर आएगा। 15 या 20 मई तक सिचुएशन हिंदुस्तान को संभालनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। प्रदीप सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वही बात बता रहा था कि हमारे देश के जो कोरोना इफेक्टेड हैं, मरीज हैं, उसका 25% सिर्फ मुंबई में है। 25%, 25% मुंबई में है, क्योंकि 30,000 में से लगभग 7,000 के करीब पेशेंट मुंबई में है। और रही बात, देखिए सोनिया, कि जहां तक किसानों की स्थिति है, किसानों के पास ठीक है, बारिश आई वो अलग चीज थे, वो कोरोना इफेक्टेड होता या ना होता, बारिश से फसल खराब होती और हर बार होती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, फसल जलती भी है, इवन गेहूं हाँ, तो कई बार। लेकिन किसान गांव में सबसे बड़ी ये है कि भारत का 85% लोग भारत के गांव में रहते हैं, और अभी कोरोना की स्थिति गांव में नहीं आई है। तो किसान सेफ है तो हमारी खेती भी सेफ है। किसान, लेकिन अब की बार प्रदीप सर, जिन किसानों ने पट्टे पर जमीन बोई है, उनके लिए कई तरीके की सिचुएशन आ रही है। एक तो उनको जमींदार को पेमेंट करनी है, दूसरी बात जो आड़ती है वहां तक जो फसल का उठान है वो करना है, प्रवासी मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो मशीनों का भी यहाँ पर उनको भार वहन करना है। सोनिया, मैं आपको एक बात बता दूं कि मुश्किल की घड़ी या आपदा हमें बहुत चीजें सिखाती है। शायद हम बिल्कुल आलसी हो गए थे, दूसरे लोगों पे, दूसरे मजदूरों पे आश्रित हो गए थे, वरना यही हरियाणा का किसान खुद बोता था, खुद काटता था और खुद ही करता था। तो वो स्थिति आई है, शायद हम उस स्थिति में अपने आप को संभाल रहे हैं और संभाल लेंगे, क्योंकि हरियाणा का किसान बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्कर है और सख्त जान बोला जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि खिलाड़ी भी यहीं से निकलते हैं, वो सख्त जान है। तो सख्त जान है, हम इस स्थिति से उबर जाएंगे, वो कोई बात नहीं। जरूरत है अभी देश को कोरोना से उबारने की। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, अगर भिवानी का जिक्र करें या फिर कलानौर का जिक्र करें, देखिए वहां पर जो दिल्ली से काम करते हुए पुलिसकर्मी आ रहे हैं वो कोरोना से संक्रमित हुए, इसके साथ साथ उनके परिवार के लोग भी संक्रमित हुए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि देहात आंशिक तौर पर प्रभावित हो रहे हैं इस वायरस से। अगर देहात में ये वायरस दस्तक देता है तो फिर स्थिति किस तरीके से भयावह मानी जाए? क्या उस पर किसी तरीके से रोक की जो जिम्मेदारी है वो स्वास्थ्य विभाग फिलहाल लेने को तैयार नजर आ रहा है? देखिए सोनिया जी, ये वायरस जो है ना, ये अजूबा वायरस है। ये किसी चीज में अंतर नहीं कर रहा, ये इंसानों में अंतर नहीं कर रहा, ये इंसानों में अंतर नहीं कर रहा या देशों में अंतर नहीं कर रहा।
ये कास्ट, क्रीड, आपके सेक्स, उसके बाद आपके धर्म, जाति, किसी में कोई अंतर नहीं कर रहा। ये ना गांव में ना शहर में कोई अंतर नहीं कर रहा। आप सीधे सीधे रूप से देखिए कि दिल्ली में कार्य करने वाले लोग अगर वो हरियाणा में आते हैं, अगर वो हरियाणा के शहर में रहते हैं तो वो संक्रमण को शहर में लेके आएंगे, अगर वो गांव में रहते हैं तो उसको गांव में लेके जाएंगे। तो ये तो इसका कैरियर तो इंसान है। तो इंसान जो है जब दिल्ली से जाएगा तो अगर वो गांव में रहेगा तो गांव को प्रभावित करेगा, और शहर में रह रहा है तो शहर को प्रभावित करेगा। अब आप अधिकतर केसेस देख रहे हैं, और आप देखिएगा ये एनसीआर जो एरिया है इसके मतलब अधिकतर जो कर्मचारी वहाँ दिल्ली में वो एनसीआर एरिया में ही रहते हैं। हरियाणा के रहने वाले लोग अगर दिल्ली में जॉब मिलता है तो प्रेफर यही करते हैं कि हरियाणा में ही रहें, क्योंकि यहाँ रहने की स्थिति फिर भी उनको बेहतर नजर आती है। इसलिए अधिकतर मुलाजिम जो हैं दिल्ली सरकार में कह लीजिएगा, केंद्र सरकार में कह लीजिएगा, वो दिल्ली के आसपास वाले एरिया में आपके एनसीआर में अगर देखेंगे तो बहुतायत जो है वो हरियाणा में ही है उनकी। इसलिए ये जो नियम बने हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, और ये देखिए जितने कोरोना वॉरियर्स हम क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो आज की तारीख में अपने घर से बाहर निकलकर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वो कोरोना वॉरियर्स हैं। इसलिए कोरोना वॉरियर्स को ये ध्यान रखना है कि वो संक्रमण से अपने आप को बचा के रखें और किसी भी कीमत पर अपने परिवार और अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले में उस संक्रमण को ना लेके जाएं। वो तभी संभव हो पाएगा जब इन कोरोना वॉरियर्स को के रहने की सुविधा उन्हीं के आसपास काम करने वाले स्थानों पर ही की जाएगी और उसको उसी तरीके से टैकल किया जाएगा। एक किस्म से आप ये देख लीजिएगा कि जैसे आइसोलेशन सेंटर हम बना रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स हम बना रहे हैं, तो हरियाणा सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी, दोनों को ही इस तरह की फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पे कोरोना वॉरियर्स अपने परिवार से अलग रहकर वहां पर सामूहिक रूप से रहकर काम कर सकें। और ये मत सोचिएगा कि जो बार बार ये कह रहे हैं और जिस साहब ने कहा कि दिल्ली की सरकार ऐसा करे, ऐसा नहीं है। हरियाणा में भी काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं। आप ये समझिएगा जितने बिजनेसमैन हैं उनमें से अधिकतर जो पुराने हैं वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। वो जो पुराने सब लोग हैं उनका दिल्ली से आना जाना है। और ये देखिएगा कि गुड़गांव में अगर परिवार रहते हैं तो उनके बहुत सारे रिलेटिव दिल्ली में ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली से अगर हरियाणा में आएंगे और हरियाणा से दिल्ली में आएंगे, दोनों ही सरकारों को इस बारे में ख्याल रखने की आवश्यकता है कि इनके आने जाने की, कर्मचारियों की या कोरोना वॉरियर्स का आना जाना वो लिमिट करें और अपने जहां जहां पर उनका कार्य क्षेत्र है उन्हीं के आसपास उनके रहने की व्यवस्था करें। ये इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। प्रदीप सर, जिस तरह से अब हम स्थिति देख रहे हैं, इससे पहले भी देश में महामारी आई होंगी, इससे पहले भी इस तरीके की आपदाएं आई होंगी, तो कितना वक्त लगा है इन आपदाओं से उठने के बाद आर्थिक स्थिति को दोबारा पटरी पर लेकर आने में? देखिए सोनिया जी, जिस तरह की आपदा ये आई है देश पर, बताते हैं कि इतनी बड़ी आपदा कभी देश पर किसी ने देखी नहीं। सन 1918 में बताते हैं कि स्पेनिश बुखार दिल्ली में आया था, तो वो कोई बहुत इससे मतलब इतनी बड़ी आपदा नहीं थी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह की आपदा आई है उसमें हम इस फाइनेंशियल ईयर में अपने आप को सिर्फ सामान्य कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। और खाली हम ही नहीं, ये आप यूरोपियन कंट्रीज का हाल देखिए, बहुत लेकिन इसमें कई वर्गों के लोग हैं वो तो लगातार पिसेंगे, क्योंकि आप देखिए किसानों का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर कई वर्ग हैं जो यहाँ पर अपनी जो आवक है उसके कगार से नीचे आ चुके हैं। नहीं, देखिए सोनिया, अभी ये बात ठीक है कि नुकसान सभी को है, बिजनेसमैन को भी नुकसान है, किसान का माल अभी नहीं बिक पा रहा है, बारिश की वजह से खराब होने की स्थिति में है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। देखिए किसान का जो प्रोडक्ट है वो लॉस में तो है, वो लॉस में इसलिए है कि वो शायद अभी उसको पैसे की जरूरत थी, अभी उसने लोगों का पैसा देना था, फसल बेच के वो पैसा चुकाना था, तो वो चीजें ठीक है, उसको 2-3 महीने के दौरान ये चीजें जब सामान्य हो जाएंगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो उसके पास है। बिल्कुल। आप उसे, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी जो डेली प्रोडक्ट होता है या कारखानों में जो बनता है, जो मजदूर
डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए स्थिति बहुत ही भयावह है और उनके लिए ये चीजें सामान्य होना या इन चीजों से जूझना बहुत मुश्किल काम है। किसान फिर भी सरवाइव कर लेगा क्योंकि वो आज भी उसकी फसल उसके पास है, ठीक है, कुछ हिस्सा बारिश की वजह से खराब हुआ है, कुछ हिस्सा सरकार खरीद रही है, कुछ जैसे ही थोड़ा थोड़ा सामान्य होगा सोशल डिस्टेंसिंग में वो अपना माल बेच भी लेगा। लेकिन मुसीबत उनके लिए है जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं। बिल्कुल, किसान की स्थिति रोजाना कमाने और खाने वाली नहीं है। उसकी प्रोडक्शन है, उसका उचित दाम उसको मिले, उसका टाइम पे उसको माल बिके और टाइम पे बिजाई हो जाए तो किसान सरवाइव कर सकता है। लेकिन मुसीबत उनकी है जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिनकी सुबह वो कमाने निकलते हैं, शाम की रोटी उन कमाकर अपने परिवार का पेट भरते हैं, और वो उद्योग धंधे जो डेली के प्रोडक्शन की से लोगों का पेट भर रहे हैं। ये बहुत कहने वाली बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि आप किसी को नौकरी से ना निकालें। कितने दिन तक ना निकालें? आप कितने दिन तक किसी को बैठा के खिला सकते हैं? कितने लोगों को बैठा के खिला सकते हैं? फर्क तो आगे आगे पड़ेगा, लेकिन अगर स्थिति जल्दी सामान्य हो गई तो शायद सब कुछ कवर हो जाए। बिल्कुल। तो चर्चा में शामिल हुए प्रदीप नरूला सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय गुप्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर पंकज वत्स साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो हमने इस चर्चा में ये समझा कि हमारे प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति उसको सुधरने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये वक्त आ भी सकता है, हमारे नजदीक आ सकता है, क्योंकि हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है और इसी के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखनी है। आप देखिए कि अगर हम खुद सुरक्षित हैं तो हमारा प्रदेश सुरक्षित है, और कोरोना को जितनी जल्द हम हमारे व्यक्तिगत आधार पर मात देंगे उतने ही जल्द हम हमारे देश से भी कोरोना को अलविदा कह पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।